जितनी मुश्किल लगान में भुवन को अपनी क्रिकेट टीम बनाने में हुई थी, उतनी ही मशक्कत आजकल ऑपोजिशन के लीडर्स को करनी पड़ रही है ताकि एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड ऑपोजिशन तैयार हो सके। लगान में भुवन को इंग्लैंड की टीम को हराना था ताकि दुगना लगान माफ हो सके। लगान माफ कर देगा। तो वही सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इसलिए एक साथ आना है ताकि वो मोदी जी की बीजेपी को हरा सके। पर क्या ये इतना इजी है? चलिए लेट्स ट्राई एंड एनालाइज। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग आवर न्यू शो #इंडिया। 2024 इलेक्शन में बस अब एक साल बचा है। जहां बीजेपी की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वहीं कई ऑपोजिशन पार्टीज अभी यही फैसला नहीं कर पा रहे कि इलेक्शन साथ मिलकर लड़ना है या दे शुड जस्ट गो अलोन। भाई अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, सबका एक साथ आना भी तो इतना आसान नहीं है। आफ्टर ऑल पास्ट में तो ये सब एक दूसरे के जानी दुश्मन रह चुके हैं। खैर फिलहाल तो इन सारे ऑपोजिशन पार्टीज को यूनाइट करने का जिम्मा बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने उठा रखा है। नीतीश कुमार सबसे पहले दिल्ली जाकर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा, दिस इज अ हिस्टोरिक स्टेप टू यूनाइट द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। क्या बात है सर। इसके अलावा नीतीश कुमार की मीटिंग अरविंद केजरीवाल से भी हुई। केजरीवाल ने भी कह दिया कि वी आर ऑन बोर्ड। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश जी ने पहल की है और हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। दिल्ली से निकलकर नीतीश कोलकाता पहुंच गए, जहां उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से भी एक मुलाकात कर ली। मीटिंग के बाद ममता ने भी ये कह दिया कि देयर इज नो ईगो क्लैश, ऑपोजिशन पार्टीज विल सिट टुगेदर एंड डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आवर विजन एंड मिशन इज क्लियर, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप अस। हम लोग सब एक साथ में हैं, हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए। मतलब बीजेपी को हराने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम 2024 में ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। Besides that, Nitish also plans to meet अखिलेश यादव, केसीआर, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी। एक्चुअली इनमें से कई ऐसी पार्टीज हैं जो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना चाहती या कांग्रेस के लीडरशिप के अंडर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, और कुछ तो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट बनाना चाहती है। तो नीतीश के लिए ये सारे इशू सॉर्ट आउट करना भी एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि नीतीश इज द ओनली लीडर हु हैज ट्राइड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड ऑपोजिशन। अर्लियर दिस मंथ देयर वाज अ कॉल फॉर ऑपोजिशन यूनिटी by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin under the banner of All India Federation for Social Justice. But उस मिशन पे शरद पवार ने पानी फेर दिया, ये कहकर कि गौतम अडानी पे हमला करना गलत है। He also didn't support the demand for JPC probe against Adani. इसके अलावा ऑपोजिशन कैंप में क्रैक्स होने के रीजंस कुछ जरूरत से ज्यादा ही हैं। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी को चौथी पास राजा बुला रहे हैं और खुद हाथ मिला रहे हैं तेजस्वी यादव से, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। वहीं उद्धव ठाकरे के शिवसेना का भी कहना है कि पीएम पर एजुकेशनल डिग्री को लेकर हमला करना गलत है। एनसीपी ने भी यह कह दिया है कि पीएम की डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस देश में। इसके अलावा सावरकर को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में भी डिफरेंस है। और तो और इनमें से कई पार्टीज एक दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता चुकी हैं, जैसे कांग्रेस टीएमसी को, टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को, आरजेडी ओवैसी की पार्टी को। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ मोदी को हराने के लिए अगर ये लोग यूनाइट हो भी जाते हैं तो क्या ये इलेक्शन जीत जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि 2019 में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी इन सब पार्टीज ने, पर फिर भी बीजेपी 2019 में 2014 से भी ज्यादा बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत गई। तो फिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर ये सारी पार्टीज एक साथ जाएं और पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपने फेवर में कर ले? कुछ घिसे पिट्टे मुद्दे हैं, जैसे डेमोक्रेसी इन डेंजर, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, टारगेटिंग ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, साइलेंसिंग ऑफ डिसेंट। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि दीज इश्यूज माइट फाइंड रेजोनेंस इन द अर्बन स्पेस, बट ये इश्यूज इलेक्शन विनर्स नहीं हो सकते। और जहां तक महंगाई की बात है तो रूरल एरियाज में वेलफेयर स्कीम्स के अंडर फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर करके बीजेपी ने लोगों को पहले ही अपनी तरफ कर रखा है। उसके अलावा जनधन योजना से बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया है, उज्ज्वला स्कीम से फ्री गैस कनेक्शन दे दिया गया है, पीएम आवास योजना से लोगों को पक्का मकान मिल गया है, फ्री टॉयलेट्स बन गए हैं। मतलब ऐसे कई वेलफेयर स्कीम्स हैं जो पब्लिक को बीजेपी को वोट देने के लिए कन्विंस करती है।
तो फिर आखिर ऑपोजिशन के पास ऑफर करने के लिए है ही क्या? जैसे लगान में भुवन का फाइनल हथियार कचरा यानी एक लोअर कास्ट का लड़का होता है, वैसे ही ऑपोजिशन पार्टीज लोअर कास्ट के लोगों को अपना हथियार बनाना चाहती हैं। द लास्ट रिसॉर्ट, बताता हूं कैसे। ड्यूरिंग हिज इलेक्शन रैली इन कर्नाटका, राहुल गांधी ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की बात कही। सिंपल लैंग्वेज में जितनी आबादी उतना हक। ये नारा हालांकि सबसे पहले बीएसपी के फाउंडर कांसीराम ने दिया था। उनका स्लोगन था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। Rahul called for removing the 50% cap on quota and demanded reservation for Dalits and tribals based on their population. अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट आता है उनकी नीतीश कुमार से मीटिंग के कुछ दिन बाद, और नीतीश कुमार ने बिहार में ऑलरेडी कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट करा दिया है। 2 फेजेस ऑफ सर्वेस कंप्लीट भी हो चुके हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए थे ना, तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। और इससे पहले जो एमके स्टालिन ने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई ऑपोजिशन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी नेशन वाइड कास्ट सेंसस का डिमांड किया गया। स्टालिन के मीटिंग में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, कांग्रेस से अशोक गहलोत, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने पार्टिसिपेट किया। तो कुल मिला के ऐसा माना जा सकता है कि ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज कास्ट बेस्ड सेंसस के इशू पे एक साथ हैं और अपने अपने स्टेट्स में कास्ट बेस्ड इश्यूज को लेकर के चुनाव लड़के बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगी। कैन द पॉलिटिक्स ऑफ मंडल पंक्चर मंदिर कंसोलिडेशन? Well, it's a fact कि बीजेपी rose to prominence with राम टेम्पल मूवमेंट इन 1980s। उसको काउंटर करने के लिए नॉन बीजेपी पार्टीज ने मंडल का सहारा लिया। They believed that homogenization based on religion could be challenged by caste। कई रीजनल पार्टीज जैसे आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब मंडल पॉलिटिक्स करके ही राइज हुए हैं। बट कुड दिस पार्टीज मैनेज टू एंड डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कमिंग टू पावर एंड स्टॉप द बीजेपीज राइज एट द नेशनल लेवल? द आंसर इज नो। चाहे वो आरजेडी हो, एसपी, बीएसपी हो या कई ऐसी पार्टीज हो, सब एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई और बैकवर्ड्स की कंडीशन में कोई खास सुधार नहीं आया। और बीजेपी 1980s में 2 लोकसभा सीट से आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो क्या जनता इस बार भी उस चंगुल में फंसेगी? ऑल्सो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती। इट हैज स्पॉटेड द फॉल्ट लाइंस विद इन लार्ज कास्ट कैटेगरीज। इसका सिंपल एग्जांपल है नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव एससीज इन उत्तर प्रदेश, जिनको बीजेपी ने अपने फेवर में कर लिया है। ऑल्सो द बीजेपी डिडंट अपोज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दैट रिजेक्टेड पिटिशंस अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड सर्वेज इन बिहार। और तो और बीजेपी भी पसमानंदा मुस्लिम्स यानी बैकवर्ड मुस्लिम्स को अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश कर रही है। मोरओवर 1990s के इंडिया और 2023 के इंडिया में काफी डिफरेंस है। सो कैन दीज ऑपोजिशन पार्टीज यूज द कास्ट कार्ड टू इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द बीजेपी जगरनॉट? Well, according to experts who write for Indian Express, it is unlikely to be a winning formula. But then, nothing can be said for sure in politics. Well, that's all for now, and if you like this video, do subscribe to our channel indianexpress.com.